नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र जो है ड्रेनेज सिस्टम, ये हम कवर करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले हम करेंगे जो अपना नदी तंत्र है, ठीक है। रिवर सिस्टम जो है, नदियाँ हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो हमारे राजस्थान में बहती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अपवाह है और अपवाह तंत्र, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। तो अपवाह तो जो है उसको क्या कहते हैं, एक नदी द्वारा जो जल का बहाव किया जाता है उसको क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। ये जो आपको अपवाह शब्द दिख रहा है, इंग्लिश में इसको हम ड्रेनेज लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा। तो जो एक नदी होती है कोई, ठीक है, क्या है, एक नदी द्वारा जो जल का बहाव होता है, जल का बहाव किया जाता है जिस दिशा में रहता है जो भी है, तो उसको क्या कहते हैं, हम अपवाह कहते हैं, ठीक है। और जो मुख्य और सहायक नदी के द्वारा, अब जो क्या होता है इसमें, कुछ तो मुख्य नदियाँ होती है, जैसे मान लीजिए लूनी नदी है, फिर उसकी सहायक नदियाँ उसमें आके मिल जाती है। तो इस तरह से मुख्य नदी और उसकी जो भी सहायक नदियाँ होती है वो उसमें आके मिलेंगी। तो सहायक नदियों के द्वारा जो भी निर्मित क्या होगा, अपने पास में एक सिस्टम बन जाएगा, निर्मित एक तंत्र होगा। जैसे कि ये अपने पास कोई नदी है, इसमें यहाँ से कोई नदी आई, सहायक नदियाँ इधर की साइड से भी मिल गई। तो इस तरह से कोई जो भी तंत्र बनेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अपवाह तंत्र, ठीक है। उसे हम कहते हैं अपवाह तंत्र। तो ये जो बेसिक डिफरेंस था ये हमने यहाँ पे देखा। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारे राजस्थान का अपवाह तंत्र है उसका वर्गीकरण कैसे क्या किया गया है। तो हमारे राजस्थान में जो अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, इसका जो वर्गीकरण है ये हम कर सकते हैं यहाँ पे कैसे, 3 टाइप से कर सकते हैं। वैसे हमें जनरली एक ही टाइप से यहाँ पे पढ़ना है, पर हम देखते हैं कि 3 टाइप क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसके आधार पे कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं अंतिम जल विलय के आधार पे। किसके आधार पे, अंतिम जल विलय के आधार पे कर सकते हैं। इस आधार पे कितने टाइप की हो गई, तो इस आधार पे 3 टाइप में हमें इन्हें बांटा है। 3 टाइप कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है अपने पास में आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ हम पढ़ते हैं। कौन सी पढ़ते हैं, सबसे पहले आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ पढ़ते हैं। उसके बाद में जो है हम बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदियाँ जाती है, कौन सी, बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ आ जाती है। और तीसरी हमारी आती है कौन सी, अरब सागर में मिलने वाली, कौन सी, अरब सागर में मिलने वाली आ जाती है। और जो अपवाह तंत्र, सॉरी, आंतरिक अपवाह तंत्र की है, ये इनका हिस्सा अपने पास 60% है। और बंगाल की खाड़ी वाली का लगभग 23 से 24% हिस्सा है। और अब अरब सागर में जो मिलती है उनका है 16 से 17% लगभग, ठीक है। अब हम सेकंड जो टाइप देखते हैं, तो सेकंड टाइप में अपने पास आएगा कौन सा, धरातल या भौतिक प्रदेश के आधार पर। क्या आ जाएगी, सेकंड जो है धरातल या भौतिक प्रदेशों के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी नदियों को, अपवाह तंत्र को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पे कितने टाइप के हो जाएंगे, इसके आधार पे भी 2 टाइप के हैं। 2 टाइप कौन कौन से, एक तो हो जाएगा अपना मैदानी, कौन सा हो जाएगा, मैदानी अपवाह तंत्र, और दूसरा हो जाएगा पहाड़ी, ठीक है। तो मैदानी वाला तो अपने कितना है, 30% ही हिस्सा है, और पहाड़ी भाग जो है ये 70% अपवाह तंत्र है इधर का, ठीक है। तो यहाँ से ये देख सकते हैं। अब आगे थर्ड नंबर की बात करें, तो तीसरे नंबर पे है हमारे पास में ढाल के अनुसार। किसके अनुसार, ढाल के अनुसार जो है, स्लोप के अनुसार भी क्या है, अपवाह तंत्र को बांट सकते हैं। तो इसके आधार पे भी 2 टाइप से हम इसको बांट सकते हैं। एक तो अपना है ढाल के तरफ चले, क्या हो जाए, ढाल की तरफ, तो ढाल की ओर हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा ढाल की विपरीत ओर, क्या हो जाएगा, ढाल के विपरीत और अपोजिट साइड, ठीक है। तो जैसे ढाल के अनुसार ये हो गया, और ढाल के विपरीत साइड की जो है वो नदियाँ आती है अपने पास में, कौन सी, तो कातली नदी और चंबल नदी, और भी अन्य नदियाँ हैं जो भी हम यहाँ पे आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कातली नदी है एक तो, और इसके बाद में है अपने पास में चंबल नदी। अब हमें यहाँ पे जो आगे की बातें करनी है वो एक बार यहाँ पे अपन देख लेते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पे जो ये है अपने पास में अंतिम जल विलय के आधार पे हमारे अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। तो हम ये वाला वर्गीकरण सबसे पहले यहाँ पे लेके चलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे क्या कि आंतरिक प्रवाह अपवाह तंत्र की जो नदियाँ हैं, ठीक है। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ हमें यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। अब इनका हिस्सा कितना है ये अभी हमने देखा है अभी अभी जस्ट। तो इनका हिस्सा है 60%। कितना है? 60% हिस्सा है। अब इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती है? तो इसमें अपने पास में 7 नदियाँ आती है। कौन सी आती है? 7 नदियाँ आती है। कौन कौन सी है? तो इसकी छोटी सी एक ट्रिक है यहाँ पर। तो इसकी ये ट्रिक है, ये देखिए क्या किया आपने? घूंसा मारा। क्या किया? एक आपने घूंसा मारा। किसके मारा? काका जी के आपने घूंसा मार दिया। घूंसा मारा काका जी रे, ठीक है। अब इसके सहायता से अपन देखते हैं कि हमारे 7 नदियाँ कौन कौन सी है। तो घू से तो अपना क्या हो जाएगा? घग्गर नदी। कौन सी हो जाएगी? घग्गर नदी हो जाएगी, ठीक है। तो एक ही हो गई। स से अपने पास में क्या आ जाएगा? सा से अपने पास हो जाएगी साबी नदी। कौन सी आ जाएगी? दूसरे नंबर पे ये सा से साबी नदी, ठीक है। माँ से अपने पास में क्या आ जाएगा? माँ से आ जाएगी मेंथा नदी। कौन सी आ जाएगी? मेंथा नदी आ जाएगी माँ से। रा से अपने पास में क्या आ जाएगा? तो रा से आएगी अपने पास में रूपा रेल। कौन सी आएगी? रूपा की क्या बना दी भाई? रेल बना दी, ठीक है। रूपा रेल हो गया। का से अपने पास आएगा, का से अपने पास आएगी कांतली और काकने एक साथ, ठीक है। काकनी आ जाएगी, सॉरी कातली, कातली नदी। और यहाँ पे आ जाएगी आपकी काकने नदी, ठीक है। और ये जी का यहाँ पे कोई अपने यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और रे से अपने लास्ट में 7 नंबर पे आ जाएगी रूपनगढ़ नदी, ठीक है। अब इसको याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए अपन क्या देख रहे हैं? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ देख रहे हैं। अब आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ देख रहे हैं, सबसे पहले तो ध्यान में होना चाहिए कौन कौन सी नदियाँ आंतरिक अपवाह तंत्र की है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो हमारे पास में डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप अब काका जी को क्या कर दिया? किसी ने घूंसा मार दिया, तो उनको क्या है? अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है। तो अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, इसलिए आपको ये ध्यान में रह जाएगा कि ये क्या है? अपनी भाई आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं। पहली बात ये अपने को याद आ गई कि आंतरिक अपवाह तंत्र की क्यों है कि काका जी को क्या मारना है भाई? घूंसा। घूंसा मार दिया किसी ने, मुक्का मार दिया, तो फिर उनको गुस्सा आ गया, ठीक है। तो घूंसा मारा काका जी रे, इससे अपन को आंतरिक अपवाह तंत्र की 7 नदियाँ आराम से याद रह जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में हम एक एक करके जो है सारी ये नदियाँ देखेंगे कि कहाँ से इनका क्या है एंट्री है और कहाँ से एग्जिट है, कौन कौन से ज़िलों में ये बहती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कौन सी नदी को? तो हम देखने वाले हैं घग्गर नदी को ही, ठीक है। तो घग्गर नदी को ही देखते हैं। तो हम यहाँ पे इससे पहले छोटी सी और कोई जानकारी जो है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आपसे यहाँ पे अब पूछ ले कि क्या पूछ ले आपसे कि आंतरिक अपवाह तंत्र की जो नदियाँ हैं उसमें सबसे लंबी नदी बताइए। तो आंतरिक अपवाह तंत्र में ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आंतरिक अपवाह तंत्र की आपसे पूछी है क्या उन्होंने? सबसे लंबी नदी क्या पूछी है? सबसे लंबी जो नदी पूछ ले अगर आपसे, लॉन्गेस्ट रिवर, तो आपका आंसर क्या होगा? घग्गर नदी होगा, ठीक है। क्या होना चाहिए आपका आंसर? घग्गर नदी होना चाहिए। और आपसे पूछे कि पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी, ये तो डायरेक्ट पूछा है उन्होंने। अब इसमें ये शब्द भी लगा दे वो कि पूर्ण बहाव के आधार पर, क्या लगाया उसने? पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी। तो फिर आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कांतली नदी। क्या हो जाएगा? कांतली नदी। और सबसे छोटी पूछ ले, यहाँ पे सबसे लंबी पूछी है और यहाँ पे आपसे पूछा जाए क्या? सबसे छोटी स्मॉलेस्ट जो रिवर है वो बताइए अब्बा आंतरिक अपवाह तंत्र के नाम पर। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? काकने नदी, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल ध्यान में रहने चाहिए, इसमें कोई भी तरह का डाउट आपके पास नहीं होना चाहिए। अब हम सबसे पहले जो हम देखने वाले थे घग्गर नदी, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो एक एक करके आराम से बिल्कुल हम ये सारी की सारी नदियाँ यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, कोई भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी।
चलिए, तो सबसे पहले हम इसको देखने वाले हैं घग्गर नदी को। तो घग्गर नदी की जो लंबाई है वो कितनी है टोटल, और अपने राजस्थान में कितनी है, ये हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, इसकी टोटल लंबाई तो जो है कितनी है, टोटल लेंथ है इसकी लगभग 465 किलोमीटर। कितना है, 465 किलोमीटर है। लेकिन अगर बात करें अपने क्या है राजस्थान में, तो अपने राजस्थान में जो है इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ राजस्थान में अपने कितनी है, ओनली 156 किलोमीटर। कितनी है, ओनली 156 किलोमीटर इसकी लंबाई है यहाँ पर। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है हिमाचल से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। और एंड कहाँ पे होता है, तो एंड जो होता है इसका, ये होता है पाकिस्तान में जाके, ठीक है, पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास जगह है, वहाँ पर जा कर के। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो हमारी घग्गर नदी है इसकी, ठीक है। हमने यहाँ पे इनकी लंबाई देख ली है, टोटल लेंथ जो है 465 किलोमीटर है। और राजस्थान में बात की जाए इसकी लेंथ की, तो ओनली 156 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंग देखने चाह रहे हैं। तो देखिए, इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम मैंने अभी आपको बताया था। तो उद्गम होता है इसका शिवालिक पहाड़ियों से। शिवालिक पहाड़ियाँ जो है, कालका शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, HP का मतलब यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है जो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। फिर ये आगे यहाँ पे देखो पंजाब आ जाएगा, फिर अपना हरियाणा और राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो राजस्थान में प्रवेश करती है ये कहाँ से, तो राजस्थान में एंट्री होती है इसकी टिब्बी हनुमानगढ़ से। कहाँ से, टिब्बी हनुमानगढ़ जो है, यहाँ से इसका क्या होता है, राजस्थान में प्रवेश होता है। और फिर ये आगे जो है कहाँ पर मिलती है, तो आगे यहाँ पर ये फोर्ट अब्बास जो है, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में जाकर क्या हो जाती है, बाद में मिल जाती है, ठीक है। तो ये है बात अपने पास में, ठीक है। अब जो यहाँ पे राजस्थान में हम देख रहे हैं, तो राजस्थान में जो है इसका अब्बा क्षेत्र कहाँ पे है, एक तो ये हनुमानगढ़ में हो गया, और हनुमानगढ़ के पास में ये क्या है, अपने पास में एक और ज़िला आता है, कौन सा, श्री गंगानगर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं ये क्या है, अपने पास में गंगानगर है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अपने को यहाँ पे ध्यान में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में कि दो जिलों में क्या है, इसका अपवाह तंत्र है। अब ये हनुमानगढ़ में जो है यहाँ पर और क्या है, तो यहाँ पर ही क्या है, तलवाड़ा झील है, और यहीं पर क्या है, अपने पास में कालीबंगा सभ्यता मिलती है, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता भी यहीं पर मिलती है अपने को देखने का, और पीलीबंगा सभ्यता भी यहीं पर देखने को मिलती है। और बात की जाए किसकी, तो भटनेर दुर्ग जो है, भटनेर दुर्ग भी कहाँ पर है, तो इसके किनारे पर ही है, ठीक है। तो भटनेर दुर्ग जो है ये भी यहीं पर है, और घग्गर नदी के किनारे पर है। इसको क्या कहते हैं, तो इसी को भटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, उत्तरी सीमा का प्रहरी बोलते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन फोर्ट बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान का जो है सबसे प्राचीन फोर्ट इसको ही बोलते हैं, किसको, भटनेर दुर्ग को। और क्या बोलते हैं, उत्तरी सीमा का जो अपने पास में क्या है, नॉर्थ की जो बाउंड्री है उसका प्रहरी भी कहते हैं। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी इसी ने झेले हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला भी यही है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें अपने को यहाँ पे याद रखनी है। इसके आगे अब अगर हम देखें तो अपवाह तंत्र तो अपने पास हो ही गया कि हमने कौन कौन से ज़िले देखे राजस्थान में, तो राजस्थान का ही याद रखना है। तो कहाँ पे देखा, एक तो हमने जो है हनुमानगढ़ में, कहाँ पे, हनुमानगढ़ में टिब्बी में, और दूसरा जो है कहाँ पर, तो दूसरा अपने श्री गंगानगर में क्या है, इसका अपवाह तंत्र है, ठीक है। इन दो जिलों में ये घग्गर नदी देखने को मिलती है। अब इसकी और कुछ कुछ विशेषताएं हैं तो वो हम देख लेते हैं। जैसे कि इसका और क्या नाम है, तो घग्गर नदी को अगर हम देखें तो इसका और नाम जो भी मिलता है अपने को, प्राचीन नाम वगैरह, तो इसी को क्या कहते थे, सरस्वती नदी कहते थे। क्या कहते थे, इसी को सरस्वती नदी कहते थे। और क्या कहते थे, मृत नदी भी इसी को कहते थे। क्या कहते थे, मृत नदी, डेड जो रिवर है ये भी इसी को कहते थे। इसके अलावा इसको सोता नदी, दृशद्वती नदी, और क्या क्या नाम है इसके, और सोता नदी भी है भाई इसका नाम, और इसका नाम है दृशद्वती नदी। क्या है, दृशद्वती नदी। तो ये सारे के सारे क्या है इसके, द्वेषदती भी आता है कहीं कहीं पे, तो जैसा आपको ऑप्शन में दिखे वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो ये सारे क्या है, इसके उपनाम है। ठीक है, अब हम आगे देखें कि जो घग्गर का अपवाद क्षेत्र है उसको हनुमानगढ़ में तो क्या कहते हैं, नाली या पाट कहते हैं, और पाकिस्तान में क्या कहते हैं, उसको हकरा कहते हैं। जो ये क्या है अपने पास में हनुमानगढ़ में इसका अपवाद तंत्र है, इसको तो क्या कहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे इसके अपवाद तंत्र को कहते हैं क्या, पाट या फिर नाली। क्या कहते हैं, पाट या फिर नाली। लेकिन जब ये पाकिस्तान में यहाँ पर मिलती है तो पाकिस्तान में इसको क्या कह देते हैं, तो इसको यहाँ पे हकरा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको हकरा कहते हैं। और घग्गर जो है हिमालय से, जो है हिमालय से आने वाली क्या है, एकमात्र नदी है। राजस्थान में जो हिमालय से नदी आती है उसमें एकमात्र नदी जो है वह कौन सी है, तो वो अपने पास में यही है, घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी जो है राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाह की नदी है। ये हमने ऊपर देखा ही था। देखिए सबसे लंबी जो है अंतःप्रवाह की नदी कौन सी है, तो ये है अपने पास में घग्गर नदी। ठीक है, तो सबसे लंबी अंतःप्रवाह की नदी हो गई है। जबकि राजस्थान में सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी जो पूछे, ठीक है, पूर्ण बहाव के आधार पे सबसे लंबी नदी है, तो उसका नाम क्या है अपने पास, कांतली नदी है। ठीक है, और फोर्ट अब्बास जो है, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में जाकर के ये क्या हो जाती है, यहाँ पर विलय हो जाती है। ये इसका क्या है, लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ये सब अपने को यहाँ पे याद रखना है। और बीकानेर संभाग में ही ये दोनों ज़िले आते हैं। ठीक है, बीकानेर संभाग में और कौन से ज़िले आते हैं, तो ये हमने देखा ही था अच्छी तरह से। तो बीकानेर संभाग की क्या है, ये एकमात्र नदी है। ये भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, पूछा जा सकता है कि भाई बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी कौन सी है, तो ये नदी है अपने पास में घग्गर नदी। तो बीकानेर संभाग में कौन से ज़िले आते हैं, एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अपन ने ये छोटा सा अपना राजस्थान का मैप मान लीजिए इसको। यहाँ पे हमने देखा था क्या, यहाँ पे अपन ने गंगानगर, फिर हनुमान जी, ठीक है, फिर अपन ने यहाँ पे चूरमा बनाया था और चूरमे का यहाँ अपन ने भोग लगाया था, तो ये बीकानेर। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने चारों जो है ज़िले यहाँ पे याद किए थे। ठीक है, तो हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, चूरू हो गया और बीकानेर हो गया। इस तरह से जो है अपने ये घग्गर नदी की बात हमने की है। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, तो और जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर गंगानगर में क्या है, और तो गंगानगर में इसको मृत नदी बोला है, राजस्थान का शोक भी बोला है, पाकिस्तान में अपन ने इसको हकरा कहा ही है, और यहाँ पर इसको बोला है क्या, हनुमानगढ़ में पाट या नाली बोल दिया इसके अब्बा क्षेत्र को। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो बड़ोपल हनुमानगढ़ जो है, क्या है, बड़ोपल हनुमानगढ़ जो जगह है वहाँ पर क्या होता है, तो बड़ोपल हनुमानगढ़ जो जगह है यहाँ पर आईजीएनपी का मतलब ये है कि इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट और जो ये घग्गर नदी है, ये दोनों क्या है, आपस में यहाँ पे काटती है। तो ये दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, कट होती है एक दूसरे को। और सबसे ज़्यादा जो सेम की समस्या है वो यहाँ पर है। ठीक है, सेम की समस्या क्या है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो बड़ोपल हनुमानगढ़ में है। तो इसमें क्या हो जाता है, भूमि बिल्कुल एक तरह से, जो पानी ज़्यादा रहता है तो इसलिए क्या है, वो एक तरह से बिल्कुल दलदली भूमि हो जाती है। तो सेम की समस्या यहाँ पे हो जाती है, तो जिससे यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, तो इतना अपन को यहाँ पे इसके बारे में ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं जो दूसरी अपनी अपवाह तंत्र की, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है, इसके बारे में। तो दूसरी नदी आज हमें देखनी है कौन सी, कांतली नदी। ठीक है, तो कांतली नदी के बारे में हम यहाँ पे अब थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो कांतली नदी जो है ये आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्ण बहाव के आधार पे क्या है, सबसे लंबी नदी है। क्या है भाई, ये हमने अभी देखा था, ऊपर भी लिखा हुआ है। तो पूर्ण बहाव के बेस पे क्या है, ये सबसे लंबी रिवर है। ठीक है, तो पूर्ण बहाव के आधार पे क्या है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, और आंतरिक अपवाह तंत्र की उद्गम इसका कहाँ से होता है, उद्गम इसका होता है खंडेला की पहाड़ियों से, सीकर से। ठीक है, कहाँ से, खंडेला की पहाड़ी सीकर से इसका उद्गम होता है। तो ये देखिए कि उद्गम इसका कहाँ से हो रहा है, उद्गम है इसका
खंडेला की पहाड़ियों से, खंडेला पहाड़ी जो कि कहाँ पर है, सीकर जिले में, ठीक है। यहाँ से इसका उद्गम हो गया। और इसके बहाव के जिले क्या है, या फिर अपवाह क्षेत्र के जिले, जैसे भी आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। तो ये जिले आएंगे अपने पास सीकर और झुंझुनू। कौन से आएंगे, सीकर और झुंझुनू। तो ये लिख सकते हैं हम अपवाह के जिले। तो ये आ जाएगा, एक तो अपने पास ये सीकर, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा ये झुंझुनू, ठीक है। खेतड़ी झुंझुनू जो है ये यहाँ पे अपना आ जाएगा। और इसके और क्या नाम है, तो इसको और अपन बोलते हैं शेखावटी की गंगा और मौसमी नदी भी इसको कहते हैं, ठीक है। और राजस्थान में इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी जो लेंथ है राजस्थान में, लंबाई अगर हम इसकी देखें तो इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। कितनी, 100 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। इसके यहाँ पर कौन सी सभ्यताएं हैं अपने, तो इसके यहाँ पर अपनी सभ्यताओं की बात करें तो सभ्यता आएगी एक तो गणेश्वर, जो कि हम सभ्यताओं में भी बहुत ही पढ़ते हैं। तो सभ्यता है इसके किनारे पे एक तो गणेश्वर सभ्यता। कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता। दूसरी कौन सी है, दूसरी है अपने पास सुनारी सभ्यता। कौन सी है, गणेश्वर और सुनारी सभ्यता है। और गणेश्वर तो जो है कहाँ पर है, तो ये है सीकर में, ठीक है, ये तो सीकर में है। और सुनारी सभ्यता जो है ये है झुंझुनू में। किसके किनारे पर है, कांतली नदी के किनारे पर है। और दोनों की दोनों ही कौन सी है, तो दोनों की दोनों ही ताम्रयुगीन, क्या है, ताम्रयुगीन जो है सभ्यताएं हैं, ठीक है। ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं दोनों की दोनों। बहाव जो है हमने देख ही लिया है कौन सा है, तो सीकर में और झुंझुनू में होगा। और झुंझुनू में इसको क्या है, बीड़ बोल देते हैं। और सीकर में इसको तोरावटी बेसिन हम बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये अपने को याद रखना है। और ढाल के विपरीत बहती है, ये क्या है, ढाल के विपरीत बहती है, ढाल के विपरीत बहने वाली नदी है ये भी अपने को याद रखना है, ठीक है। तो ये बहती है अपने साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करें तो अब नेक्स्ट है अपने पास में जो नदी, वो है साबी या फिर साहिबा नदी इसको कहते हैं, ठीक है। तो वो अपन देखते हैं नेक्स्ट जो नदी है अपने पास में, साबी नदी या फिर इसी को क्या कहते हैं, साहिबा नदी। इसको और क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं और नजफगढ़ का नाला। क्या कहते हैं इसको, नजफगढ़ का नाला भी इसी को कहते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये जो है कहाँ से निकलती है, सेवर की पहाड़ियों से। कहाँ से, सेवर की पहाड़ियों से, कोटपुतली बहरोड से ये निकलती है, ठीक है। कहाँ से, सेवर की पहाड़ियों से ये निकलती है। तो हम देखते हैं अब जो है जो साहिबा नदी, ठीक है। इसको नजफगढ़ का नाला हम कहते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम इसका होता है यहाँ से सेवर की पहाड़ियों से। कहाँ से, इसका उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियों से, ठीक है। ये पहाड़ियाँ जयपुर से लगती है, ठीक है। सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से क्या है, इसका उद्गम होता है। और अपवा क्षेत्र इसका कहाँ पर है, तो अपवा क्षेत्र की बात की जाए तो जयपुर हो गया। इसके बाद में कोटपुतली बहरोड जो है ये हो गया। जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है, तो ये कोटपुतली बहरोड में है। पहले ये जयपुर में आती थी, ठीक है, क्योंकि कोटपुतली बहरोड जो है अभी नया जिला बनाया गया है, ठीक है। और ये जो है ये खेरतल तिजारा भी नया है। तो ये पहले अलवर में आता था, किसमें, अलवर में। अभी ये नया बनाया गया है तो खेरतल तिजारा हो गया यहाँ पर। और जो फिर लास्ट में जो है, लास्ट में ये यहाँ पर नजफगढ़ जो झील है रेवाड़ी हरियाणा में जाके क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, ठीक है। तो ये साबी जो है नदी के बारे में अपन ने देखा है, बहाव के बारे में कहाँ कहाँ से ये चलती है। तो यहाँ से सेवर की पहाड़ियों से ये चलती हुई कोटपुतली बहरोड, जोधपुरा सभ्यता, देन ये खेरतल तिजारा से होती हुई अपने रेवाड़ी जो है यहाँ पर नजफगढ़ लेक में क्या है, मिल जाती है। ये अपने को देखना है। और जो हमने देखा है तो कौन सी सभ्यता है यहाँ पर, तो जोधपुरा सभ्यता है, लेकिन ये जोधपुर में नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये है अभी कोटपुतली बहरोड में। और इसके यहाँ पे जो है कौन सा
नेशनल हाईवे है, तो नेशनल हाईवे जो है यहाँ पर NH8 पहले इसको क्या है बोलते थे। यहाँ से अपने देख सकते हैं अपन कि जयपुर से लेके क्या है, जयपुर से लेके थोड़ा ये मान लीजिए आप दिल्ली तक, तो ये जयपुर से दिल्ली वाला जो हाईवे है इसको पहले NH8 बोलते थे, लेकिन अभी इसको नाम चेंज करके NH48 जो है इसका नया नाम है। तो NH48 जो है इसके क्या है पैरेलल ये चलती है। और किसको काटती है, तो इसी को क्या है ये NH48 को 2 बार काटती है, ठीक है। और इस नदी पे क्या है एक भी डैम नहीं है, तो एक भी डैम आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर कोई भी डैम नहीं है, कोई भी बांध नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपन ध्यान रख सकते हैं कि ऐसी कौन सी नदी है जिस पर कोई भी बांध नहीं है आंतरिक अफवाह की, तो ये आप बता सकते हैं। सर्वाधिक अफवाह जो है कौन से ज़िले में है, तो सर्वाधिक अफवाह आप बता सकते हैं अलवर ज़िले में, खैर यहाँ पर है। और क्या होता है यहाँ पर और चीज़ें, तो यहाँ पे है सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। शराब उद्योग का क्या है सर्वाधिक विकास भी अलवर में है, और राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहते हैं। तो ये सब अलवर के बारे में जानकारी आपको थोड़ी सी होनी चाहिए। इसमें जो है कौन सी सहायक नदी मिलती है, तो इसमें सहायक नदी मिलती है एक सोता नाला। कौन सी, सोता नाला जो है ये यहाँ पे एक सहायक नदी यहाँ पे मिलती है, छोटी सी है नदी, तो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी ज़्यादा पूछा नहीं है। तो सोता नाला जो है ये कोटपुतली बेरोड से ये यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पे ध्यान में होना चाहिए। तो ये साबी नदी है। और क्या है इसके बारे में, तो ये लास्ट में जो हमने देखा है कि रेवाड़ी हरियाणा में मिल जाती है, और राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कहाँ पे एंड होती है, तो ये एंड होती है हरियाणा में, तो ये वाली एकमात्र है। और एकमात्र जो हिमाचल से स्टार्ट होती है वो है अपनी घग्गर नदी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। जोधपुरा सभ्यता अपन ने देख ही ली है कि कोटपुतली बहरोड जो है ये कौन सी नदी के किनारे पे है, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये है अपने पास साबी नदी के किनारे पर, ठीक है। तो ये अपने साबी नदी के बारे में हमने देखा है, ठीक है। तो बाकी की नदियों की चर्चा जो है हम कल की क्लास में करेंगे। इसमें जो है 4 नदियाँ और आपकी अभी बची हुई है, तो 4 नदियों को हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। 20 से 25 मिनट की आपकी कल की क्लास होने वाली है। तो आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियाँ आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में थोड़ी सी हम स्पीड अपनी और बढ़ाएंगे, और आपकी पढ़ाई जो है कंटिन्यूसली चलती रहे, और कोई भी तरह की आपको परेशानी नहीं हो, तो उसके लिए आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी। बस शर्त यही है कि आपको भी रेगुलर रहना पड़ेगा। आपके रेगुलर रहने से ही आपको फ़ायदा होगा। मेरे रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करने से आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप खुद साथ में पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप साथ में जो भी है आप 20-25 मिनट का अपना क्लासेस रहेगी वो रेगुलर देखें, उसको रिवाइज करें। आपके पास जो भी नोट्स हैं उनको भी बिल्कुल रिवाइज करें। ये नहीं कि सिर्फ क्लास पे डिपेंड रहें, PYQ लगाएं। जो भी आपको करना है सब करिए। आपके सिलेक्शन के लिए जो भी आपको सही लगता है, सही डायरेक्शन में हो, वो बिल्कुल कीजिए, और जल्द से जल्द अपना सिलेक्शन लीजिए। और आपको किसी भी अदर सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है तो उसका टॉपिक आप मेंशन कीजिए। सब्जेक्ट्स आप 1-2 लोग बता देते हैं, पर उसमें भी अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डिफ़िकल्टीज आ रही है तो आप वो भी बता सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से भी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी। तो हम जल्दी से जल्दी उसी टॉपिक को पहले शुरू करेंगे ताकि आपको रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाए और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो, लूज़ ना हो, ठीक है। तो यही अपना मोटिव है, इसी के लिए आपके लिए हम यहाँ पे रोज़ मिलते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं, आपको क्लासेस कितनी बेनिफिशियल लगती है, नहीं लगती है। नहीं लगती है तो आप वो भी बता सकते हैं, हम दोनों के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो आपके सपोर्ट से ही ये चलेगा, अन्यथा देखो हर किसी काम के लिए मोटिवेशन लगता है। आपको भी पता है, आप भी किसी स्कूल में या फिर कहीं छोटे बच्चों को पढ़ाते होंगे, तो जब तक बच्चे खुद नहीं पढ़ेंगे या फिर आपने कुछ होमवर्क दिया है वो नहीं करेंगे तो आपका भी डेली डेली उनको पढ़ाने का मन नहीं करेगा। तो थोड़ा सा आप भी समझिए, समझदार हैं आप सब। तो आई होप आप आगे से ऐसी शिकायत का मौका ना दें, और हमारी क्लासेस आपके साथ रेगुलर चलती रहे। इसी के साथ में हम आपसे मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, एंड आपकी पढ़ाई अच्छी चले, ठीक है। थैंक यू।